हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो कि है IC72 मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस यानी जो ऑटोमोबाइल सर्वेयर होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर वाइज MCQ सीरीज लेके आया हूँ मैं उनके लिए। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर है, ये बहुत शॉर्ट हैं जिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनके अलावा अगर आप कुछ नहीं करेंगे, इनके अलावा बस इन्हीं को पढ़ लेंगे, तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कौन सा? IC72 का जो है आपका मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको डिटेलिंग में देता रहूँगा। तो जैसे आज एक चैप्टर 1 दिया है, ऐसे चैप्टर 2 का रहेगा MCQ, ऐसे चैप्टर 3 का रहेगा। जो टोटल जितने भी है आपके 11 चैप्टर थे ना, उन सबको मैं ऐसे धीरे धीरे करके एक वीडियो बनाते बनाते मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ मेरी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट करते रहिएगा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये है कि इंट्रोडक्शन टू मोटर इंश्योरेंस का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सीडेंट डैमेज वाज एडेड टू कार पॉलिसी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? जो एक्सीडेंटल डैमेज था कार पॉलिसी के अंदर वो कब फॉर्म हुआ? तो इसको फॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम? तो इसके फॉर्मेशन को हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर दोनों के अंदर जो डैमेज थे, एक OD था और एक TP था, ठीक है। यानी ओन डैमेज और थर्ड पार्टी डैमेज, इन दोनों को मिला के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाली गई। तो ये इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर C आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द कार एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका? तो ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1903 के अंदर, टू ट्रांजैक्ट मोटर इंश्योरेंस फॉलोड बाय अदर कंपनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सिमिलर टू विच फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि जो मोटर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस तरीके से डील किए जाते हैं, उनका अलग फॉर्म, जो अदर फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो उसका अदर फॉर्म होता है वो होता है आपका इंडेमनिटी एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल फैक्ट इन मोटर इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा एक मटेरियल फैक्ट नहीं है मोटर इंश्योरेंस के लिए? तो इसका जो आंसर आएगा आपका टाइप ऑफ व्हीकल आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील विद द अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी है। सेक्शन 149 जो है उसको कहा जाता है अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे अब। तो सेक्शन डैश ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ यूजर विद ओनर्स राइट एंड डोज टू द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका जो सेक्शन है वो कौन सा है रहेगा आपका? इसका सेक्शन रहेगा आपका 51, ठीक है। तो जो सेक्शन 51 होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं RC के लिए, उसके लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDV क्या होती है? IDV को क्या कहते हैं? तो इसका है आंसर इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू IDV। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो IDV डज नॉट टेक इन कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएशन, ये है। IDV it is based on the price of new vehicle at the beginning less depreciation at agreed rates, ये भी है। IDV keep on fluctuating during the policy period, ये भी सही बात है। IDV is applied for the total loss, constructive total loss and theft claim, तो जी हाँ, सारे के सारे ट्रू हैं, यानी इसमें से कोई फॉल्स नहीं है। Now next question हमारा, which of the following statement is correct with regard to insurable interest of partners in motor vehicle। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका, पार्टनर ऑलवेज हैव इक्वल इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मोटर व्हीकल। तो ये सबसे पहले करेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। पार्टनर्स हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मोटर व्हीकल एज पर पार्टनरशिप प्रोविजन, ये हो सकता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, द पार्टनर with the highest stake in the partnership always has the entire insurable interest in the motor vehicle, ये भी हो सकता है। As per the provision of the partnership act, with the highest stake in partnership always has the entire insurable, ये चीज गलत है। As per the provision of the third party act, the partner with the highest stake in the partnership always has the entire insurable interest in motor vehicle, ये भी गलत है। और जो आपका सी है, एज पर द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, द पार्टनर विद द हाईएस्ट स्टेक, यानी जिसके पास हाईएस्ट स्टेक होता है पार्टनरशिप का, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट को, एंटायर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसको स्टेक करता है। ठीक है, तो ये भी गलत चीज है। तो इसका आंसर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अ टेम्परेरी परमिट इज यूज्ड टू इनेबल द व्हीकल टू गो आउटसाइड, यानी एक टेम्परेरी परमिट होता है जिसको इनेबल किया जाता है आउटसाइड ऑफ दी, जहां पर भी कहीं पर आउटसाइड अपने यार्ड या फिर अपनी जगह से बाहर ले जाने के लिए। तो उसके लिए कौन कौन चीजें रहती हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सीजनल बिजनेस, यस। टू मीट अ पर्टिकुलर टेम्परेरी नीड, यस। फॉर कन्वेंस ऑफ पैसेंजर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यस। यानी तीनों, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, dangerous driving and not wearing seat belt or helmet will attract a civil liability of rupees up to, यानी कि अगर कोई डेंजरस ड्राइविंग कर रहा होगा तो उसके ऊपर जो चालान है यानी सिविल लाइबिलिटी है वो कितनी लगेगी? तो इसका आंसर है आपका 5000 रुपीज। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर फॉर गियर्ड मोटरसाइकिल अदर देन एंड अदर व्हीकल्स, यानी जो ये पूछ रहा है कि जो लाइसेंस के लिए, जो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसमें एज लिमिट क्या होती है? तो उसकी एज लिमिट सबको पता है कि 18 ईयर्स होती है। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लाइसेंस डिस्क्वालीफाइड, लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कब होता है? इफ पर्सन इज अ हैबिचुअल क्रिमिनल, जी हाँ, जब कोई पर्सन एक क्रिमिनल जो हमेशा उसकी हैबिट ही क्रिमिनल हो। हैज फेल्ड टू सबमिट और पास द टेस्ट, ये भी सही बात है। बिलो द एज ऑफ 18, ये भी सही बात है। तो यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस इन तीनों चीजों में उसके लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड बाय द क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम विद अराइजिंग आउट ऑफ हिट एंड रन केस। तो जब कभी हिट एंड रन एक्सीडेंट होता है, मोटर एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पर जो क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है, रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं उसको क्लेम सेटलमेंट करने के लिए? तो सबसे पहली बात है कि FIR चाहिए होती है, तो जी हाँ चाहिए होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए होती है जो मरने वाले होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंक्वायरी भी चाहिए होता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए होता है, यानी कि चारों चाहिए होते हैं। नहीं, ऑल ऑफ द अबव रहेगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कार, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पर्सन अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स वुड बी, प्राइवेट कार्स के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर्सन के पास है, अगर उसका 50 साल हो जाता है तो उसके बाद उसको
रिन्यू करवाना पड़ता है। तो रिन्यू करवाने के लिए उसका जो पीरियड होता है वो होता है रिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, 5 साल के लिए बढ़ता है बस उसका रिन्यू पीरियड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल was made under which of the following below options। तो बताइए रोड सेफ्टी काउंसिल कब बनी थी आपकी। तो ये बनी थी आपकी, जो सबसे पहला एक्ट था आपका एक्ट नंबर 59 ऑफ 1988। 17th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टूरिस्ट व्हीकल। तो टूरिस्ट व्हीकल के लिए आपको कौन से परमिट की जरूरत पड़ती है, आप कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, आप ये बताएं। तो इसके लिए जो फॉर्म की जरूरत पड़ती है वो आपके फॉर्म की पड़ती है, आपकी फॉर्म 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स करियर परमिट इज ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसका आंसर है आपका सेक्शन 79। जो गुड्स करियर होते हैं उनके परमिट के लिए कौन सा व्हीकल एक्ट काम करता है, तो वो है आपका सेक्शन 79। क्वेश्चन 19 है आपका, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एज ऑफ द पर्टिकुलर व्हीकल फॉर ऑप्टिंग नेशनल परमिट। नेशनल परमिट के लिए आपको जो आपके व्हीकल की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए व्हीकल की आपकी। तो उसकी आपके व्हीकल की एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 12 इयर्स। ठीक है। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट used by the government, state or regional transport authority and authorize the use of motor vehicle as a transport vehicle in a provision of motors। तो ये सबसे पहली बात है कि इसका नाम है परमिट। परमिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्टेट या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है वो ऑथराइज करती है ताकि यूज कर सके ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर विच सेक्शन इज द सोलिटियम फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलिटियम फंड। ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर में जरूर 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 आता है। तो इसका जो सेक्शन है वो इसका सेक्शन 161। ठीक है। इसका सेक्शन है 161 और ये पेपर में जरूर आता है। सॉरी 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 सॉरी, इसका सेक्शन 161 नहीं है, इसका सेक्शन 163 है। ठीक है। इसका सेक्शन 163 है सोलिटियम फंड, और ये पेपर में आता ही आता है। द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 हैज रिप्लेस्ड द अर्लियर 1939। ये सॉरी ये 1939 है। ठीक है। और ये कब से इफेक्टिव हुआ था आपका, तो आपका इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 1989 से। ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो प्रेजेंटली। तो आजकल का जो मार्केट सिनेरियो है वो क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू IRDA द लॉस रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री इन 2010-11 वाज 213 बट फेल टू 145 इन 2011-12। तो सही बात है। थर्ड पार्टी प्रीमियम रेट्स आर फिक्स्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटर। ये भी सही बात है। In the medium to long term, increase automobile sales, higher penetration in the renewable business, and the emergence of large organized collaborated such as garage preferred provider network are expected to provide the growth momentum for this segment। ये भी सही है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, देयर इज लैक ऑफ कॉमन पॉलिसी डेटाबेस which has a curious situation where। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 70। जो 70% व्हीकल्स हैं
ये आएगा इसका आंसर। जो 70% व्हीकल्स हैं इंश्योर्ड डिस्पाइट मैंडेटरी प्रोविजन एंड डीलर आर बीइंग मेड टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद द आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो सबसे पहली बात है कि ये क्या होता है, इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ से, in which the insurer undertakes to run the risk to a pre-specified extent subject to term, condition and warranties and pay compensation for an agreed consideration to the insured owner of the property on the happening of the event insured against। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, डैश द डैश इम्पोजेस लीगल ऑब्लिगेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है आपका utmost good faith, यानी कि the utmost good faith imposes a legal obligation on the proposer to disclose all material fact to the insurer in order that the parties to the contract are placed in the same position or an equal footing with reference to their knowledge of the subject matter of the insurance। यानी कि जो utmost good faith है वो एक इम्पोज करता है लीगल ऑब्लिगेशन ताकि जितने भी मटेरियल फैक्ट हैं वो डिस्क्लोज करे इंश्योरर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, व्हाट आर द डिटेल्स विच मस्ट बी प्रोवाइडेड अंडर यूबेरिमिफाइड। तो यूबेरिमिफाइड में जो डिटेल्स होती है वो कौन सी प्रोवाइड की जाती है, डिटेल ऑफ द प्रीवियस एक्सीडेंट, सही बात है। कंपल्सरी एक्सेस ऑन द ओडी क्लेम बाय द प्रीवियस इंश्योरेंस, ये भी सही बात है। यूजेज ऑफ व्हीकल, ये भी सही बात है। जोग्राफिकल एरिया भी सही बात है। तो यानी सारा ऑल ऑफ द अबव रहेगा। Now next question, the buyer of the motor vehicle acquires insurable interest। ठीक है, the buyer of the motor vehicle acquire insurable interest dash, यानी यहाँ पर आएगा as soon as, जल्दी से जल्दी। the contract sale is complete, जब जैसे ही गाड़ी बिकी तो जो बायर है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा as soon as। ठीक है, अगर उसके पास पोजेशन नहीं है तो भी। क्वेश्चन नंबर 28 है अब आपका, व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1939। तो 1939 का जो एक्ट है उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या है, टू यूज एंड टू यूज द यूज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ मोटर व्हीकल, सही बात। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, सही बात है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, ये भी सही बात है। कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, ये भी सही बात है, यानी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, pick the correct committee who was not included in the group who went into the different aspect of road transport recommending updating simplification। कौन सी ऐसी कमेटी है इसमें से जो इनकरेक्ट कमेटी है, ठीक है, जो कि जो इंक्लूड नहीं होती है आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रिकमेंडिंग अपडेटिंग में। ठीक है, तो जो रहती है उसका नाम क्या है आपका, तो वो है आपकी IRDAI। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द 1988 एक्ट। इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या क्या थे वहाँ उस टाइम पर 1988 एक्ट में। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन विद एडिशन ऑफ सर्टेन न्यू डेफिनेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ व्हीकल, सही बात है। उनको रेशनलाइज किया गया था नई व्हीकल्स को नए नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू टाइप में। स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर अपनाए गए थे। लेइंग डाउन ऑफ स्टैंडर्ड्स को थोड़ा डाउन किया गया था पार्ट और जो कंपोनेंट थे उनके लिए। और स्टैंडर्ड ऑफ एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस भी लगाए गए थे। तो ये ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अ क्लॉज इज incorporated in the policy to protect the pledge interest as per।
जो IMT 7 है आपका, इंडियन मोटर टैरिफ जो है आपका IMT, तो वो है आपका क्लॉज जो जनरल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। जनरल रेगुलेशन 21 में प्रोवाइड करता है आपको। अब इसको हम पूरा पढ़ते हैं। अ क्लॉज इज इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द प्लेजीज इंटरेस्ट एज पर IMT 7 in consonance with the general regulation 21, incorporating an insurable interest to the extent or money so advance or outstanding. Now question number 32 है आपका, जो dash to an interstate person, executors, administrator, official assignee, official receiver has an insurable interest, यानी जो लीगल हेयर होते हैं उनके, किसी के भी जो थर्ड पार्टी में लीगल हेयर होते हैं या फिर ओडी के अंदर किसी भी एक्सीडेंट में जो इंश्योरर होता है उसके जो लीगल हेयर होते हैं उनके ऊपर भी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, जो द डैश ऑल्सो प्रोवाइड इंडेमनिटी फॉर लीगल कॉस्ट एज अवॉर्डेड, यानी जो लीगल कॉस्ट होती है वो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है, जो थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है वो आपकी लीगल कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक्शन इज टेकन बाय डैश अगेंस्ट वायलेशन ऑफ परमिट कंडीशन स्पेशली बाय स्टेज कैरियर बसेज अंडर सेक्शन 86 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर सस्पेंशन और कैंसिलेशन। तो जो इसका आंसर है आपका, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है वो एक्शन लेती है अगेंस्ट जो वायलेशन करते हैं परमिट की कंडीशन में, ठीक है। स्पेशली कौन होते हैं, जो होते हैं आपके स्टेज कैरियर बसेज जो रहती हैं, ठीक है, तो सस्पेंशन और कैंसिलेशन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द डिफरेंट व्हीकल्स वेयर परमिटेड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स आर इश्यूड। व्हाट आर द डिफरेंट, कौन कौन सी ऐसी व्हीकल्स हैं जिनके लिए परमिट किए जाते हैं आपके पैसेंजर व्हीकल के लिए। तो ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट होता है, मैक्सी कैब आपको पता ही होता है, फटफट सेवा भी होता है और इको फ्रेंडली सेवा भी होता है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे में पैसेंजरों को बैठाया जाता है, लेके जाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमिट यूज्ड फॉर हायर एंड रिवॉर्ड पर्पस। तो हायर और रिवॉर्ड पर्पस के लिए कौन सा परमिट इस्तेमाल किया जाता है, आप ये बताएंगे। तो इसके लिए जो परमिट होता है वो है आपका स्टेज कैरियर परमिट, स्टेज कैरियर परमिट। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, डैश आर इश्यूड अंडर सेक्शन 2 of Motor Vehicle Act 1988 depending upon the requirement of buses on the different route of the city। तो ये भी आपका क्या होता है, सॉरी मैंने तो शायद थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये स्टेज कैरी नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता है, ठीक है। स्टेज कैरिज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाला होता है। जो नेक्स्ट में इसमें आता है, जो आपका डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ बस इन डिफरेंट रूट, यहाँ पर आपका स्टेज कैरिज होता है। जो हायर एंड रिवार्ड होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में आता है, ठीक है। और जो आपका जैसे एक स्टॉप यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर इन रूटों पर जब बस चलानी होती है तो उसके लिए आपका ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, उसके लिए स्टेज कैरिज परमिट चलाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, डैश और द एक्ट 1980 स्टेट दैट इफ द फिटनेस ऑफ द व्हीकल हैज एक्सपायर्ड, यानी किसी गाड़ी का फिटनेस एक्सपायर हो गया है बिफोर द डेट ऑफ एक्सीडेंट, द व्हीकल शुड नॉट बी डीम्ड टू बी डिमांड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 39 ऑफ 1988 एक्ट। तो कौन सा सेक्शन होता है आपका, तो सेक्शन होता है आपका सेक्शन 56, यानी सेक्शन 56 के तहत अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस नहीं है या फिर फिटनेस एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, एट द एक्सपायर हो चुका है बिफोर द डेट ऑफ एक्सीडेंट, उस टाइम पर आप
क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39, द TAC has clarified the the TAC has clarified that during the dash period it can be constructed as a grace period। जब grace period मिलता है OD claims के लिए, ठीक है, if the contract of insurance was not transferred on the date of the accident। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है या एक्सपायर हो गया लेकिन उसके लिए भी ग्रेस पीरियड मिलता है। वो ग्रेस पीरियड कितने टाइम का होता है आपका? तो आपका होता है वो ग्रेस पीरियड 14 डेज का। क्वेश्चन नंबर 40 अब आते हैं। परमिट इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑथराइजिंग द यूज ऑफ अ मोटर व्हीकल एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल in a specific manner as per the relevant provision of Motor Vehicle Act and rules framed under। तो ये आपका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि परमिट जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है मोटर व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पिक द वन ऑड वन फ्रॉम द ड्रंकन ड्राइविंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग में स्पीड ऑफ द व्हीकल 20% मोर देन स्पीड लिमिट, पेनल्टी इज 500, ये गलत है। क्वांटिटी ऑफ व्हीकल इन द बॉडी 30 to 60 mg, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ द व्हीकल 50% मोर देन स्पीड लिमिट, और क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी है, क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल इन द बॉडी इज 162 mg एज पर 100 ml ऑफ ब्लड, पेनल्टी इज 4000, और ये भी नहीं। तो इसके अंदर जो ये है ऑड है, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारे जो आंसर हैं ये सही है लेकिन ये वाला आंसर गलत है, ये ऑड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कंट्रीज विच with regard to imposing liability for exceeding weight limit। तो ये कहना चाह रहा है कि दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या क्या प्रैक्टिस जो होती है वो क्या होती है वेट लिमिट को लेके। यूके के अंदर क्या होता है, अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद रेगुलेशन रिगार्डिंग साइज एंड वेट इज हेल्ड गिल्टी, सही बात है। यूएस के अंदर सेवरल स्टेट मेक द ड्राइवर एंड द ओनर लायबल फॉर द व्हीकल एक्सीडिंग द वेट लिमिट, सही बात है ये भी। न्यूजीलैंड में क्या होता है, होल्ड अ पर्सन ऑपरेटिंग अ मोटर व्हीकल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीकल गिल्टी फॉर एक्सीडिंग वेट लिमिट, सही बात है। तो यानी इसके अंदर जो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि कनाडा में भी बोथ द ड्राइवर एंड द ओनर जो होते हैं वो लाइबल होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 43 है, द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो 2008 में हुआ था, तो वो किस प्रिंसिपल को अमेंड करता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल को अमेंड करता है तो वो क्या हो, वो प्रिंसिपल क्या है। तो जो प्रिंसिपल है आपका वो है आपका फाइन को बढ़ाना, डिवॉल्विंग ग्रेटर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, सही बात है, पावर देना जो स्टेट गवर्नमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन को बढ़ाने के लिए। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोविजन डीलिंग विद द पेमेंट ऑफ द कंपेंसेशन, जो कंपेंसेशन देना है वो भी सही बात है। प्रिस्क्राइबिंग अ टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील, सही बात है। यानी इसका जो आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है, विदाउट एस्टेब्लिशिंग द फॉल्ट ऑफ द ड्राइवर NFL फिक्स्ड कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड। जो NFL होता है फिक्स्ड कंपेंसेशन वो कितना होता है आपका, तो आपका जो होता है वो आपका 25,000 से और 12,500 होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की इश्यूड एंड एनालिसिस ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2008। तो जो सबसे पहला की इशू था आपका सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस फॉर ड्रंकन ड्राइविंग, सही बात है। बी कंपेंसेशन फॉर
मोटर एक्सीडेंट, ये भी ट्रू है। प्रोविजन रिलेटेड टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ये भी ट्रू है। और कंसाइंगर लायबिलिटी फॉर एक्सीडिंग वेट लिमिट, ये भी ट्रू है। तो यानी इसका होगा ऑल ऑफ दी ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45, जो आपका चैप्टर 1 से था। चैप्टर 1 से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि मेरा काम कैसा लगा आपको। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। ओके, बाय बाय, सी यू। जो अभी नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 आएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आ जाएंगे आपके। चलिए, ओके, बाय बाय।